नमस्कार दोस्तों, मैं भोजराज हमारे YouTube चैनल साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने व्याकरण से संबंधित वर्णमाला को लेकर आया हूँ। यह वर्णमाला हमारे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वह TGT का हो, PGT का हो या फिर NTA नेट का हो, इसमें से एक न एक प्रश्न आता अवश्य है। अतः लीजिए, वर्णमाला आपके सामने प्रस्तुत है। वर्णमाला। वर्णमाला। वर्ण व्यंजन व स्वर को संयुक्त रूप से वर्ण कहते हैं। व्यंजन व स्वर को संयुक्त रूप से वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि जो हम बोलते हैं, हमारे मुंह से जो आवाज़ आती है उसे ही ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के मूल रूप को वर्ण कहते हैं, जिसके और कोई खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, क, च इत्यादि। तो ये क और च, इसके नीचे में हलंत लगा हुआ है, अर्थात ये अधूरा है। और ये कब पूरा होगा? जब इसमें मात्रा लगेगी। अ की मात्रा लगेगी तो क बन जाएगा, आ की मात्रा लगेगी तो का बन जाएगा। इस प्रकार इसका क्रम चलते रहता है। अब देखते हैं कि वर्णमाला धीरे धीरे ध्वनि से वर्ण, वर्ण से अक्षर, अक्षर से पद, पद से शब्द, पद या शब्द, उसके बाद पदबंध, फिर उपवाक्य, वाक्य। कहने का ये मतलब है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और ध्वनि से थोड़ी सी बड़ी होती है वर्ण, वर्ण से थोड़ा सा बड़ा अक्षर, अक्षर से बड़ा पद या फिर शब्द, और उससे बड़ा होता है पदबंध, तथा पदबंध से बड़ा होता है उपवाक्य, और उसके बाद आता है वाक्य। वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। पहला स्वर। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उसे स्वर कहते हैं। स्वर हिंदी में 11 होते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अंग ये अनुस्वार होता है। अह विसर्ग। अंग अह अयोगवाह कहलाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं, क्योंकि इन दोनों का न तो जातीय योग स्वर के साथ होता है और न ही व्यंजन के साथ होता है, इसीलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं। अर्थ वहन करते हैं मतलब अपना अर्थ स्पष्ट करते हैं, इसीलिए अयोगवाह कहलाते हैं। अब उसके बाद आता है दूसरा व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हाँ, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ अंग, च वर्ग में च, छ, ज, झ ञ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ ण, त वर्ग में त, थ, द, ध न, प वर्ग में प, फ, ब, भ म। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इसमें 4 होते हैं, य, र, ल, व। फिर आता है ऊष्म व्यंजन, स, श, ह। फिर आता है संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, जिसमें क्ष जो है क, धन, स मिल करके बनता है, त्र जो है त, धन, र मिल करके बनता है, और ज्ञ जो है ज, धन, न्य मिल करके बनता है, और स्र जो है श, धन, र मिल करके बनता है। अच्छा, इसकी पहचान यही है कि इसमें जो 2 व्यंजन मिल करके बनते हैं तो पहला वाला व्यंजन अधूरा रहता है,
जैसे आप देख सकते हैं कि क के नीचे में हलंत है। हाँ, क के नीचे में हलंत है और त के नीचे में भी हलंत है ना। क त ज श, इसके नीचे में हल वर्ण है, अर्थात ये अधूरा है। और उसके बाद दूसरा जो है वो पूरा का पूरा व्यंजन है ना, वो अधूरा नहीं है क्योंकि उसमें अ मिला हुआ है। फिर उसके बाद आता है द्विगुण व्यंजन, सॉरी उक्षिप्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन। ये अड़ा और अढ़ा होते हैं। अब देखते हैं स्वर के प्रकार। पहला उच्चारण के आधार पर, हाँ, उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार। ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या फिर एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे कि अ, ई, उ। फिर आता है दूसरा दीर्घ स्वर। हाँ, दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, दीर्घ स्वर लिखा गया है। ह्रस्व मतलब पहला वाला जो स्वर है ह्रस्व स्वर, उससे अधिक समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। फिर आता है प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में इन दोनों से अधिक समय लगता है, जिनके उच्चारण में इन दोनों से अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। किसी को पुकारने में या किसी को बुलाना है तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किसी का नाम लेकर के पुकारे राम, तो बीच में हमारा जो आवाज़ जो गूंज रहा है उसी को बोलते हैं प्लुत स्वर। फिर आता है जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के प्रकार। तो इसमें पहला है अग्र स्वर। अग्र, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, मतलब सामने का भाग, अग्र मतलब सामने का भाग। जैसे हम बोल करके देख सकते हैं कि ई, ए, ऐ। हाँ, इनको बोलने से हमें ऐसा लगता है कि हमारी जीभ का सामने वाला हिस्सा काम कर रहा है, उसे अग्र स्वर कहते हैं। फिर उसके बाद आता है इसी में मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग अर्थात बीच का भाग काम करता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे कि अ। आप एक बार बोल करके भी देख सकते हैं कि अ। फिर आता है दोस्तों पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, जैसे आ, उ, ओ, अ, आ, उसे पश्च स्वर कहते हैं। फिर आता है मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसमें से एक न एक प्रश्न एनटीए में पूछा ही जाता है। तो विवरित, विवरित मतलब होता है ओपन। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, हमारा मुंह जो है पूरा खुलता है, उसे विवरित कहते हैं, जैसे कि आ। आप भी करके देख सकते हैं आ। फिर आता है अर्धविवरित, हाफ ओपन। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे अ, ऐ, औ, आ, उसे अर्धविवरित कहते हैं। तीसरा है अर्धसंवृत, हाफ क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, उसे अर्धसंवृत कहते हैं, जैसे कि ए, ओ। फिर आता है चौथा इसी में संवृत, क्लोज, पूरी तरह से बंद। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, पूरी तरह से बंद रहने का मतलब यही है कि लगभग बंद रहता है, जैसे कि ई, उ, ई, उ। फिर ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। तो पहला इसमें है अवृतमुखी,
और दूसरा है वृत्तमुखी। तो अवृतमुखी क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, मतलब जिनको बोलने से हमारे मुंह का भाग जो है, हमारे होंठ जो हैं गोलाकार नहीं बनाते, उसे अवृतमुखी कहते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, ए। फिर उसी में दूसरा है वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे उ, आ। तो इसको देखने से, सुनने से सरल ज़रूर लगता है, परंतु एक बार हम इसको अगर बोल करके देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाता है। ये हमारा प्रैक्टिकल हो जाता है, समझो। फिर आता है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर के प्रकार। हाँ, मतलब कौन से स्वर को बोलने से हमारे मुंह और नाक में कितनी मात्रा में हवा निकलती है, उसके प्रकार से। तो इसमें पहला है निरनुनासिक या फिर मौखिक स्वर। निरनुनासिक या फिर मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, हवा केवल मुंह से निकलती है, उसे निरनुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, आ, ई। फिर आता है दूसरा इसी में अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे आ, ई। खासकर इसमें चंद्र बिंदु वाले शब्द अधिक आते हैं। फिर इसी में है घोषत्व के आधार पर। ये स्वर के प्रकार हैं घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती है। ये महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, कि सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। फिर आ जाता है व्यंजन। अब देखते हैं व्यंजन क्या है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे कि क धन अ बराबर क, च धन अ बराबर च। तो ये क और च इस प्रकार का बोलेंगे तो हमारा जितना भी एनर्जी है वह क्या हो जाएगा, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ, और हम ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे या फिर ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। और इसी को बोलेंगे कि क, च, ट, त, प। तो इसमें आसान लगता है, सुनने में भी आसान लगता है और बोलने में भी आसानी होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। हाँ, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33 है। द्विगुण व्यंजन अड़ अढ़ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। अब देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, जैसे कि कंठ से या फिर तालू से या मूर्धा से या फिर दांत से या फिर होंठ का स्पर्श करते हुए निकलता है, इस कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त हैं। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और प्रत्येक में 5-5 व्यंजन हैं। कहने का यही मतलब है कि जो भी हम क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, ये जो व्यंजन बोलते हैं, ये हमारे मुंह के किसी न किसी हिस्से से टकरा करके बाहर आती है। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले व्यंजन के अनुसार रखा जाता है, जो इस प्रकार है। पहला में है क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंग। इसे कंठ व्यंजन कहते हैं।
कंठ व्यंजन का मतलब यही है कि इसको बोलने से हमारे कंठ में कंपन होती है। कंठ में क्या होती है? कंपन होती है, अतः ये कंठ व्यंजन कहलाते हैं। फिर दूसरा है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। इसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। तालव्य व्यंजन जो हमारे जिह्वा के ऊपर, इनको बोलने से जिह्वा जो है ऊपर की ओर थोड़ा सा हमारा ध्यान आकर्षित करती है। च, छ, ज, झ, ञ। अतः ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। फिर आता है दोस्तों ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। इसे कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन। अच्छा, इनको बोलने से हमारे जिह्वा का सामने वाला हिस्सा काम करता है। ऐसे लगता है कि हमारे जिह्वा के नोक से ही ये व्यंजन निकल रहे हैं। ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर आता है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। और ये दंत व्यंजन है। इनको बोलने के लिए हमारे दांतों की सहायता लेनी पड़ती है। फिर आता है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। और ये ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि हमारा इसको बोलने से हमारे दोनों होंठ हिलते हैं, आपस में हिलते हैं। प, फ आपस में हिलते भी हैं और आपस में टच भी होते हैं। प, फ, ब, भ, म। ये ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। फिर आता है द्विगुण व्यंजन। इनका दो रूपों में प्रयोग होता है, दो बार होता है कहना चाहिए कि इसमें से बिंदु को हटा देते हैं अड़ा और अढ़ से, तो ये डमरू का ढ और ढक्कन का ढ बन जाता है, और उसी में बिंदु को जोड़ देते हैं तो अड़ा और अढ़ बन जाता है। अतः ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। फिर उसके बाद है घोषत्व के आधार पर। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, तकनीकी परेशानी के कारण इस प्रकार का स्क्रीन जो है बंद हो जा रहा था। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होता है। इसके आधार पर व्यंजन के प्रकार, और ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसमें से अघोष और सघोष से एक प्रश्न आता ही आता है। अतः आप ध्यान से सुनिए। अघोष, अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। अच्छा, जिनका उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उसे अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, हर वर्ग का, जैसे कि क वर्ग में 5 हैं, क, ख, ग, घ, अंग। तो इसमें पहला और दूसरा क और ख हुआ, तो ये क्या है? अघोष ध्वनियाँ हैं। फिर उसके बाद आता है सघोष, जिसको घोष कहते हैं। तो अक्सर परीक्षा में घोष ही लिखा जाता है ताकि हम कन्फ्यूजन हो। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, सघोष या फिर घोष ध्वनियाँ कहलाती है। और अभी जैसे मैं पहले बताया कि क वर्ग में 5 व्यंजन हैं, तो पहला दूसरा तो अघोष हो गया, फिर उसके बाद ग, घ, अंग, ये तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो है क्या हो गया? घोष या फिर सघोष। आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर आता है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व, यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है। प्राण का अर्थ किससे है? हवा से है। इसके आधार पर व्यंजन के प्रकार, पहला आता है अल्प प्राण। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आता है। अच्छा, अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब यही होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और अभी मैं अघोष और सघोष के बारे में बताया, तो उसमें पहला दूसरा अघोष व्यंजन होता है और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष या फिर घोष व्यंजन होता है। तो इसमें बस थोड़ा सा बस ध्यान देना है। इसमें हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे कि क और तीसरा में ग हो जाएगा और पांचवा में अंग हो जाएगा। तो पहला क, ग और अंग, ये
अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा और बाकी जो बच जाता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। तो बीच में अभी क, ग और अंग हम पढ़े थे, तो वो अल्प प्राण में आ गया और बाकी जो बचा ख और घ, ये किस में आ गया? महाप्राण। अतः हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण में आता है। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो, स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित हो, ये अर्धस्वर भी कहलाते हैं तथा जीभ, तालु, दांत और ओठों को परस्पर सटाने से उच्चरित होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि य, र, ल और व। यह इसका उच्चारण तालु से होता है, ये अर्धस्वर भी कहलाता है। र ये वत्स है, लुंठित भी कहते हैं इसको, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़कता है। हाँ, र को बोलने से जीभ जो है तालु के साथ लुढ़कता है और जो हवा आती है वह बाहर आती है, तो र ध्वनि बनती है। फिर उसके बाद है ल, ये भी वट से है, पार्श्विक भी कहते हैं इसको, जिसके उच्चारण में जीभ बाजू से निकल जाए, मतलब जीभ के बाजू से हवा जो है निकल जाए, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और ये य, र, ल और व, ये चारों जो हैं सघोष अल्प प्राण व्यंजन है। सघोष अल्प प्राण व्यंजन। व ये दंतोष्ठ है, आधा दांत से और आधा होंठ से इसका उच्चारण होता है और ये आधा स्वर भी है। फिर आता है दोस्तों ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा पैदा करे, ऊष्म व्यंजन कहलाता है। जैसे कि श, 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 ह, इसको हम बोलेंगे तो हमारे मुंह के समीप हाथ को लेकर के बोल करके देखिए कि इसमें हवा जो है बाहर आती है। वैसे तो सभी में हवा बाहर आती है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा आती है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श ये तालव्य है, तालु से इसका उच्चारण होता है। फिर श ये षटकोण का स है, जिह्वा के नोक से अर्थात मूर्धन्य। फिर आता है सड़क का श, ये दांत से इसका उच्चारण होता है और ये तीनों जो है अघोष और महाप्राण हैं। फिर आता है ह। उसके बाद आता है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे, जीभ जो है पहले उठ करके मूर्धा अर्थात हमारे जिह्वा के नोक का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, उच्छिप्त व्यंजन कहलाता है। जैसे कि अड़, अढ़। आप भी बोल करके एक बार ट्राई कीजिए, देखिए कि होता है कि नहीं। अड़, अढ़। फिर आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। हाँ, पहला व्यंजन स्वर रहित होता है अर्थात आधा होता है, तथा दूसरा व्यंजन में स्वर होता है। जैसे कि छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ क धन स, क धन स। हाँ, क धन स, तो ये क में देखिए हल वर्ण है, आधा है। फिर उसके बाद त में भी आधा है, ज में भी आधा है और स में भी आधा है। तो कहने का यही मतलब है कि संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए पहला व्यंजन आधा होता है और उसके बाद जो धन के बाद जो जुड़ता है वो पूरा होता है। इसीलिए क धन स बराबर क्ष, त धन र बराबर त्र, ज धन न्य बराबर ज्ञ, श धन र बराबर स्र। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास? इसी के साथ मैं अपने क्लास को विराम देता हूँ। अतः आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।